हेलो, मैंने नेम इज आशु। एग्जॉर्सिज्म का एक ऐसा केस जिसने सभी को हिला कर रख दिया और जिस व्यक्ति पर यह एग्जॉर्सिज्म किया गया था उसकी मौत भी इसी की वजह से हुई थी, जिनका नाम था एनीलिस मिशेल। तो आखिर कौन थी एनीलिस मिशेल और क्या सच में उनके शरीर पर किसी शैतान का वास था या फिर मामला कुछ और ही था? जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो पहले जरा एनीलिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एनीलिस का जन्म 21 सितंबर 1952 को वेस्ट जर्मनी में हुआ था और एनीलिस के अलावा उनकी 3 बहनें भी थीं। अब क्योंकि एनीलिस एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती थी और उनकी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा धार्मिक थी, इसलिए एनीलिस हफ्ते में 2 बार प्रार्थना सभा में शामिल होती थी। अब यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। वो करीब 16 साल की उम्र में जर्मनी की डीबर्ग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती हैं, लेकिन इसी उम्र में एनीलिस की परेशानियां शुरू होती हैं। 1968 एनीलिस अपने क्लासरूम में पढ़ाई करते समय अचानक से बेहोश हो जाती है और रात में जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को अपने बेडरूम में पाती हैं। होश में आने के बाद एनीलिस ने बताया कि उनको ऐसा लगा कि वो पैरालाइज हो रही हैं या फिर उनकी छाती पर कोई बैठा है और ये था उनकी बीमारी का पहला स्टेज। अब इसके बाद एनीलिस की मॉम उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाती हैं और वहां जाकर ये पता लगता है कि एनीलिस को एक टेम्परल लोब एपिलेप्सी नाम की बीमारी है। एक्चुअली ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें एक विक्टिम को सीजर्स के कुछ एपिसोड्स आते हैं। सीजर्स यानी शरीर में अचानक से झटके आना और बेहोश हो जाना, जिसका रीजन होता है ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज का होना। अब एनीलिस पर कुछ और मेडिकल स्टडीज के बाद ये पता चलता है कि एनीलिस को निमोनिया, प्लूरिसी और टीबी की बीमारी भी है। अब इतनी सारी बीमारियों के चलते एनीलिस स्कूल को छोड़ देती हैं और उनको मेडिकल अटेंशन में रखा जाता है और एक सैनिटोरियम में भेजा जाता है। सैनिटोरियम एक हॉस्पिटल ही होता है, लेकिन इन हॉस्पिटल्स में उन पेशेंट्स को रखा जाता है जिनकी बीमारी लंबे समय तक चल सकती है या फिर उनको लंबे समय तक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। जून 1970 को एनीलिस को एक और सीजर अटैक आता है, उस समय जब वो उस हॉस्पिटल में मौजूद थी, और इसके बाद उन्हें 2 और सीजर अटैक आते हैं। लेकिन इस बार सभी समझ जाते हैं कि एनीलिस के साथ कुछ तो गड़बड़ है, तो इस बार एनीलिस के दिमाग का EEG किया जाता है, जिसके जरिए दिमाग के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को मेजर किया जा सकता है और इसी EEG के जरिए एनीलिस के दिमाग में कुछ एबनॉर्मल वेव्स पैटर्न्स को देखा जाता है और उन्हें कुछ साइकोट्रोपिक मेडिसिन दी जाती हैं, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एनीलिस की हालत अभी भी वैसी ही थी। वो बताती हैं कि सीजर्स के समय उन्हें कुछ अजीब से चेहरे दिखाई देते हैं और कानों में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जो अगर किसी के साथ भी होगा तो उसका जीना तो मुश्किल हो ही जाएगा। अब क्योंकि एनीलिस के पेरेंट्स बहुत ही धार्मिक थे, इसीलिए वो अपनी बेटी की ऐसी हालत के पीछे कुछ धार्मिक चीजों को जोड़ना शुरू कर देते हैं, जैसे कि स्पिरिट्स या फिर डीमंस, और वो एनीलिस को हॉस्पिटल से निकालकर घर वापस लाने का फैसला लेते हैं, जो बहुत ही गलत फैसला था। घर आते ही वो बहुत ही गुस्से और चिड़चिड़े स्वभाव की हो चुकी थी। वो कहती थी कि उन्हें अपने कानों में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे कि तुम्हें नरक में जलाया जाएगा या फिर तुम्हारी मौत नजदीक है। वो सभी लोगों से अलग और धार्मिक चीजों से दूर रहने लगी थी क्योंकि उनकी दिमागी बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब क्योंकि 5 साल तक कोई भी साइकेट्रिक मेडिसिन के चलते एनीलिस ठीक नहीं हो पा रही थी, इसलिए एनीलिस के पेरेंट्स ने यह सोचा कि उनकी बेटी किसी डीमन से पोसेस हो चुकी है। और अब तक तो एनीलिस बिल्कुल सुसाइडल हो चुकी थी और सिम्टम्स और भी ज्यादा खराब हो रहे थे और कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखकर तो घबरा ही जाएगा। तो एनीलिस के पेरेंट्स कैथोलिक चर्च को एग्जॉर्सिज्म करने की अपील करते हैं, लेकिन चर्च एग्जॉर्सिज्म करने से उन्हें मना कर देता है और उन्हें समझाते हैं कि ये केस एक मेंटल केस है, इसलिए उन्हें अपनी बेटी को एक मेंटल डॉक्टर के देखभाल में ही रखना चाहिए। लेकिन इतनी साइकोलॉजिकल अटेंशन के बाद भी एनीलिस की हालत अभी भी खराब ही थी। वो लोगों पर चीखने लगी थी, चीजें इधर उधर फेंकने लगी थी, अकेले रहने लगी थी और अपना ही यूरिन पीने लगी थी। उनकी हेलुसिनेशंस और भी खराब होने लगी थी और उन्हें सच्चाई और सपने में कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा था। 1975 में एक लोकल बिशॉप के जरिए 2 प्रीस्ट को एग्जॉर्सिज्म करने की परमिशन मिल जाती है, जिनका नाम था अर्नस्ट एल्ट और एर्नोल्ड रेंड। लेकिन उन्हें कोई ग्रेट एग्जॉर्सिज्म करने की परमिशन नहीं मिली थी, बल्कि छोटा सा एग्जॉर्सिज्म करने की परमिशन मिली थी। कुछ महीनों बाद वो एनीलिस पर पहला एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं और कई महीनों तक करते हुए वो एनीलिस पर करीब 67 एग्जॉर्सिज्म को परफॉर्म कर चुके थे, जिनमें से कुछ ग्रेट एग्जॉर्सिज्म भी थे, जिनमें से एक एग्जॉर्सिज्म की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जिसे आप अभी सुन सकते हैं। Ich spreche so, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die saublöde Weib. Für uns geht's kein Zurück. Nee! In alle Ewigkeit!
अब इन सब के चलते एनिलीज के पेरेंट्स हेल्थ क्लिनिशियन से कम्युनिकेट करना बंद कर चुके थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटे एग्जॉर्सिज्म के चलते ही ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ कुछ और ही होने वाला था। एनिलीज का निमोनिया अभी भी कायम था। उनके शरीर पर कई जगह इंजरीज आने लगी थी, उनकी आंखें बिल्कुल काली पड़ चुकी थी और उनका वजन कम होकर सिर्फ 30 किलो ही रह गया था, क्योंकि उन्होंने खाना पीना भी बंद कर दिया था। हालत बद से बदतर हो चुकी थी और एनिलीज के जिंदा रहने के कोई भी सार नहीं बचे थे। वेस्ट जर्मनी 1 जुलाई 1976 मेल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन के चलते 23 साल की एनिलीज मिशेल ने अपनी आखिरी सांस ली। उन्हें कोई भी प्रीस्ट या मेडिसिन नहीं बचा पाए और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, सिर्फ 23 साल की उम्र में। एनिलीज की मौत के बाद प्रीस्ट और पेरेंट्स पर नेग्लेक्ट होमिसाइड यानी लापरवाही का चार्ज लगा और इनको 6 महीने जेल में बिताने पड़े और ये सजा 3 साल तक बढ़ गई थी। बिशॉप ने माफी मांगते हुए अपने दावों को वापस लिया कि एनिलीज किसी डीमन से पोजेस थी। एक इन्वेस्टिगेशन के चलते स्टेट प्रोसिक्यूटर ने बताया कि एनिलीज की मौत से 1 हफ्ते पहले उसको मेडिकल अटेंशन दी जाती तो उसकी मौत टल सकती थी। डॉक्टर्स ने अपनी गवाही में बताया कि एनिलीज पर कोई भूत प्रेत का साया नहीं था, बल्कि उसकी फैमिली के सख्त धार्मिक पालन की वजह से उनकी फैमिली के दिमाग पर यह बात बैठ गई थी कि एनिलीज के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। एक प्रीस्ट ने कहा कि किसी के शरीर से भूत निकालना बिल्कुल कानूनी है। अपने बचाव में उन्होंने एग्जॉर्सिज्म के समय के उस टेप को चलाया और ये दावा किया कि एनिलीज के शरीर में सच में कोई डीमन मौजूद था। बिशॉप ने कहा कि वो ये नहीं जानते थे कि एनिलीज एक मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रही है। अब तक ये केस काफी फेमस हो चुका था और लोग एनिलीज के बारे में जानने भी लगे थे। सभी मुकदमों के बाद मिशेल फैमिली ने अधिकारियों से अपनी बेटी के अवशेषों को वापस निकालने की अपील की, क्योंकि उन्हें एक पुराने से ताबूत में दफनाया गया था। लेकिन करीब 2 साल बाद उस पुराने से ताबूत को बिल्कुल नए ताबूत में बदल दिया गया। लेकिन अगर एनिलीज के पेरेंट्स ने धार्मिक चीजों को साइड में रखकर अपनी बेटी को मेडिकल अटेंशन और सही साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दिया होता तो उनकी बेटी बिल्कुल सही सलामत होती। इस घटना के बाद जर्मनी में आधिकारिक तौर से एग्जॉर्सिज्म और भूत भगाने की एक्टिविटीज को कई हद तक कम कर दिया गया। एनिलीज के पिता ने कहा कि उन्हें अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि मैंने उसके हाथ पर जीसस का चिन्ह देखा था। और 1999 में एनिलीज के पिता की मौत हो गई। 6 जून 2013 को मिशेल जिस घर में रहते थे उस घर में अचानक से आग लग गई, जिसका कारण भी लोगों ने भूत प्रेतों को ही बताया। ये अजीबोगरीब दिमागी बीमारियां बहुत ही रेयर होती हैं और बहुत ही कम लोगों में दिखाई देती हैं। लोग शारीरिक बीमारियों को तो बड़ी आराम से समझ लेते हैं, लेकिन जब दिमागी बीमारी की बात आती है तो लोग उसे भूत प्रेतों से जोड़ देते हैं या फिर एक मरीज को पागल घोषित कर देते हैं। और हमारे इंडिया में भी तो यही होता है। मैंने खुद इंडिया के कई फेमस मंदिरों में लोगों को चीखते चिल्लाते हुए देखा है, जो असल में मेंटल पेशेंट्स होते हैं। वो गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, लोगों पर चीखते हैं, अजीब हरकतें करते हैं और लोग उन्हें भूत प्रेतों से जोड़ देते हैं, जिस कारण से उन पेशेंट्स को कभी भी सही इलाज मिल ही नहीं पाता और वो यूं ही मंदिरों में पड़े रहते हैं। लेकिन ऐसी दिल और दिमाग की शक्ति को कुदरत का करिश्मा ही समझ सकते हैं। इसलिए सभी को साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी जैसी साइंस को समझना भी जरूरी है, क्योंकि सारा खेल दिमाग का ही तो है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही साइंस के वीडियोस लाता रहूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।